हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को कॉमर्स सब्जेक्ट के अध्याय 10 के 10.12 जिसे हम 10.12 भी कहते हैं, इस अध्याय के टॉपिक को बताने वाला हूँ। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को मैंने पहले डिटेल से बता दिया है। अगर आपको उनको देखना है तो प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो क्रम से जमा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10.12 अपलेखित मूल्य पद्धति या घटती शेष पद्धति क्या होता है। तो ये जो अपलेखित मूल्य पद्धति या जिसे हम घटती शेष पद्धति कहते हैं, ये अपलेखित मूल्य पद्धति से आशय मूल्य ह्रास अपलिखित करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष उसके पुस्तकीय मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर की जाती है, इसलिए इस पद्धति को घटती शेष पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ह्रासमान शेष या क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रतिवर्ष क्रमशः घटती जाती है। घटती शेष पद्धति की विशेषताएं। इसके कुल 5 विशेषताएं हैं, जिनमें से पहला है, इस पद्धति की मुख्य विशेषता है कि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास की राशि घटती जाती है। इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना प्रतिवर्ष संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। तीसरा, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलिखित नहीं किया जा सकता। चौथा, इस पद्धति में ह्रास की दर ऊंची रखी जाती है। और पांचवा, यह पद्धति आयकर विभाग द्वारा मान्य है। यहाँ पे विधान लिखा गया है ना, ये विभाग ही होगा। फिर घटती शेष पद्धति के गुण देख लो। घटती शेष पद्धति के गुण में कुछ गुण है, जैसे कि लाभ हानि लेखे में उचित प्रभाव। यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, अब आगे देखो। लाभ हानि लेखे में उचित प्रभाव है ना, इसको बता रहा था। तो यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि जो संपत्ति पुरानी होती जाती है, ह्रास भी कम होता जाता है तथा मरम्मत एवं जीर्णोद्धार से वृद्धि करने पर उचित ह्रास निकालकर लाभ हानि लेखे में इसकी प्रविष्टि की जाती है। इस प्रकार व्यापार के अंतिम खाते उचित व्यापारिक स्थिति प्रकट करते हैं। दूसरा है गणना आसान करना। घटती शेष पद्धति में प्रति वर्ष संपत्ति के शेष पर ह्रास की गणना की जाती है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होती है। और तीसरा है, अधिक लागत वाली संपत्तियों के लिए संयुक्त यह प्रणाली बड़ी लागत वाली संपत्तियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए यह बड़े बड़े उद्योगों एवं व्यवसायों में अधिक लोकप्रिय है। चौथा है, वर्ष के मध्य में संपत्ति में की गई वृद्धि के समय गणना। संपत्ति में समय समय पर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करके उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जाती है। यह व्यय संपत्ति की शेष मूल्य बढ़ा देता है तथा इसे ह्रास निकालते समय इसकी गणना भी हो जाती है। अतः व्यापारी ह्रास की पुनः प्रारंभ से गणना करने के झंझट से मुक्त हो जाता है। फिर पांचवा है ना, कानूनी मान्य है। यहाँ पे लिखा भी है, 6 टॉपिक है, जिनमें से पांचवा देखने वाले हैं जो अगले पेज पर है। कानूनी मान्यता। भारतीय आयकर अधिनियम ने इस प्रणाली को मान्यता प्रदान की है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मान्यता तो देगा ही देगा, है ना। इसके बाद छठवां, संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये क्या है, तो घटती शेष प्रणाली में किसी भी संपत्ति का अंत में मूल्य शून्य नहीं होता है, और यह उचित भी है, क्योंकि संपत्ति का कुछ न कुछ अंतिम मूल्य होता है जिस पर वह अंत में बेची जाती है। अतः यह प्रणाली व्यवसाय के लिए लाभप्रद होता है। घटती शेष पद्धति के दोष। तो इसके दोष को देख लेते हैं। दोष में 4 दोष है, जिनमें से पहला है, लागत से प्राप्त ब्याज पर ध्यान नहीं देना, है ना। तो ये क्या होता है, इस प्रणाली में संपत्ति की लागत पर ह्रास निकालते समय ध्यान नहीं दिया जाता है, किंतु इस राशि को अन्य कार्यों में लगाने से प्राप्त ब्याज पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए यह प्रणाली अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। दूसरा है, प्रतिस्थापन हेतु शेष नहीं। तो घटती शेष प्रणाली से ह्रास निकालना तो जाता है,
लेकिन पुरानी मशीन के प्रतिस्थापन के लिए कोई कोप नहीं बनाया जाता। तीसरा है संपत्ति का मूल्य शून्य तक अपलेखन नहीं। इस प्रणाली में हम संपत्ति का मूल्य शून्य तक अपलेखित नहीं कर सकते, अतः ऐसी संपत्ति जिनके प्रयोग काल के पश्चात कोई मूल्य नहीं रह जाता के लिए यह प्रणाली अच्छी नहीं होती है। चौथा है ह्रास निकालने में कठिनाई। ह्रासमान शेष प्रणाली के प्रत्येक वर्ष अवक्षयण की गणना की जाती है। नई वृद्धि के जोड़ने के बाद यह प्रणाली अधिक सरल नहीं रह जाती, इसमें ह्रास की गणना करने में कठिनाई होती है। तो ये तो था कुछ दोष। अब अगला टॉपिक देखते हैं 10.13। तो 10.13 जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी किस्त एवं घटती शेष पद्धति में अंतर भी कहेंगे, है ना। तो मतलब अंतर ही बताना है हमें। तो स्थायी किस्त पद्धति और घटती शेष पद्धति में क्या क्या अंतर है। तो पहला है ह्रास की गणना के आधार पर स्थायी किस्त पद्धति को देखते हैं। इस पद्धति में प्रति वर्ष ह्रास की गणना संपत्ति की मूल लागत पर की जाती है, जबकि घटती शेष पद्धति में इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। दूसरा ह्रास राशि। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की राशि एक समान रहती है, जबकि घटती में इस पद्धति में प्रतिवर्ष ह्रास की राशि कम होती जाती है। ह्रास की दर। इस पद्धति में ह्रास की दर सामान्यतः कम ही रहती है। इस पद्धति के अनुसार ह्रास की दर ऊंची रहती है। फिर अगला है लाभ हानि। इस पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है, अतः मरम्मत व ह्रास का भार लाभ हानि खाते पर समान रूप से नहीं पड़ता है, जबकि इसमें क्या होता है, इस पद्धति के अनुसार ह्रास व मरम्मत का भार लाभ हानि खाते पर समान रूप से पड़ता है। फिर पांचवा वैधानिक मान्यता। इस पद्धति को आयकर विभाग द्वारा मान्यता नहीं मिली है, जबकि ये वाला जो पद्धति है इसको आयकर विभाग द्वारा मान्यता मिला हुआ है। फिर उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर यह पद्धति कम जीवन वाली तथा कम मूल्य वाली संपत्ति के लिए उपयोगी है। यह पद्धति अधिक लागत वाली तथा दीर्घ जीवन अवधि वाली संपत्ति के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा अंतर, है ना, जो स्थायी किस्त पद्धति और घटती शेष पद्धति का था। फिर इसके अंदर और भी कुछ दिए हुए हैं। कितना काफ़ी है, 6 काफ़ी है। ठीक है, 10 नंबर के अगर प्रश्न में आएगा तब बड़ा लिखना है, लेकिन अभी आप लोगों का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, तो बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना चाहते हो तो सरलता, औचित्य और संपत्ति का मूल्य को भी पढ़ सकते हो। तो चलो पढ़ लेते हैं। इस पद्धति में गणना क्रियाएँ सरल होती है, जबकि इसमें क्या होगा, कठिन होती है। औचित्य। इस पद्धति में ह्रास की गणना संपत्ति की कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, अतः यह उचित नहीं है। जबकि इसमें क्या होगा, संपत्ति की कार्य क्षमता घटते के साथ साथ ह्रास की राशि भी घट जाती है। फिर संपत्ति का मूल्य। इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलिखित किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य तक नहीं लाया जा सकता है। फिर अगला देखो, दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द का महत्व। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ह्रास की गणना करने के लिए ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द का अत्यधिक महत्व है, जो निम्नानुसार है। पहला है, जब ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द ना हो, तो यहाँ पे एक क्रय वर्ष आएगा, एक विक्रय वर्ष आएगा ना। तो क्रय वर्ष क्या होता है, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो क्रय वर्ष और विक्रय वर्ष जानते हैं। यदि ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द ना लगा हो तो क्रय वर्ष में संपत्ति पर ह्रास पूरे वर्ष का लगाया जाता है, भले ही उसे किसी भी तिथि पर क्रय किया गया हो, मतलब खरीदा गया हो। और विक्रय वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष मशीन को बेचा जाता है उस वर्ष प्रतिवर्ष शब्द दर के साथ न होने पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, भले ही मशीन वर्ष में किसी भी तिथि पर बेची गई हो। दूसरा है, जब ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द हो तब क्या होगा। तब यदि ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द हो तो क्रय वर्ष में क्रय तिथि से वर्ष के अंत तक का ह्रास लगाया जाता है, और विक्रय वर्ष पर प्रतिवर्ष शब्द होने पर
विक्रय वर्ष में ह्रास की गणना वर्ष के प्रारंभ से विक्रय तिथि तक की जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द का महत्व बता दिया है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं 10.14 जो प्रतिवर्ष की दर एवं प्रतिवर्ष की दर में अंतर, मतलब लगाया गया है और नहीं लगाया गया है, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, तो एक तो है शब्द के आधार पर अंतर है। दर में प्रतिवर्ष सालाना वार्षिक शब्द जुड़ा रहता है, जबकि इस साइड क्या हो गया, सिर्फ प्रतिशत है ना। दर के साथ प्रतिवर्ष सालाना या वार्षिक शब्द नहीं जुड़ा रहता है। फिर अवधि के आधार पर देखते हैं, तो अवधि क्या होता है, इसमें समयानुसार ह्रास लगाया जाता है। ह्रास का संबंध मशीन के कार्य करने की अवधि से होती है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें समयानुसार ह्रास नहीं लगाया जाता है, कार्य करने की अवधि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। फिर है क्रय तिथि। मशीन की क्रय तिथि से हिसाब तैयार करने की तिथि तक ह्रास लगाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, क्रय तिथि से संबंध न रखते हुए मध्य में खरीदने पर भी पूरे वर्ष का ह्रास अपलिखित किया जाता है। फिर चौथा, वर्ष के अंत में वित्तीय वर्ष में यदि मशीन या संपत्ति कारखाने में कार्यरत नहीं है तो उस पर ह्रास बिल्कुल नहीं काटते हैं। मध्य में क्रय की गई मशीन यदि वर्ष के अंत में कारखाने में है तो पूरे वर्ष ह्रास काटा जाता है। फिर अगला है विक्रय तिथि। मशीन को बीच में बेचने पर बेची हुई मशीन जितने दिन उपयोग में लाई गई है उतनी अवधि का ह्रास अपलिखित किया जाता है। ये सेम गाड़ी पर भी लागू होता है। जैसे 16 साल का गाड़ी है तो 16 साल चलेगा, 16 साल में अगर वो 5 साल बाद बेचा जा रहा है तो उसके हिसाब से 5 साल की राशि को काट लिया जाएगा, फिर बाकी जो बचा है उसके हिसाब से राशि बनाया जाएगा। ये ऐसे ही होता है। फिर अगला देखो, मशीन के बीच में बेचने पर बेची गई मशीन पर चालू वर्ष का बिल्कुल भी ह्रास अपलिखित नहीं किया जाता है। फिर उदाहरण बताया गया है, मशीन 30 जून को बेची गई, इस पर 6 माह का ह्रास लगाया गया, क्योंकि 6 माह ही इन्होंने चलाया होगा इसीलिए 6 माह का ह्रास लगाया गया। अब यहाँ पे इसके लिए उदाहरण क्या दिया है, प्रतिशत के लिए 31 मार्च को मशीन बेची, इस पर 3 माह का ह्रास नहीं लगाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रतिशत और प्रतिशत प्रतिवर्ष को अभी आपको अंतर को बता दिया है ना। आगे के वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। इसमें कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं था इसलिए पढ़ के बताया हूँ। हालांकि मैं इसको समझा भी सकता था पर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो पढ़ने वाले टॉपिक में, तो पढ़ने वाले टॉपिक को इसीलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो या मैं आपको समझाऊँ तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा भी सकता था। ठीक है, तो ये 10.14 कंप्लीट हो गया। फिर 10.15 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा।